अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ीएम केमिस्ट्री के नाम से। तो आज हम जो चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, दैट इज़ एक्स-रेज़। एक्स-रेज़ डिस्कस करेंगे और हम एक्स-रेज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है ना देखेंगे कि क्या है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स-रेज़ को किसने और कब डिस्कवर किया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट और अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है वो ये है कि हम इनको एक्स-रेज़ क्यों बोलते हैं? इनको एक्स-रेज़ नाम क्यों दिया गया? हम इस पे जो है ना इसकी रीज़न देंगे आपको कि इसको हम एक्स-रेज़ क्यों कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स-रेज़ को प्रोड्यूस कैसे किया गया और उसके अंदर क्या मैकेनिज़्म या क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसको डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम उसमें क्लासिफिकेशन को देखेंगे क्योंकि एक्स-रेज़ को क्लासिफाई किया जाता है। हम जनरली देख रहे होते हैं कि इसको एक्स-रे बोलते हैं। मतलब कि एक्स-रे सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, एक्स-रे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इनकी जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द एनर्जी की बेस के ऊपर, डिफरेंस की बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं इनमें जो है ना इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आज इनकी क्लासेस भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक क्लास दूसरी क्लास की एक्स-रे से कैसे जो है ना क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे एक साइंटिस्ट था मूर्ज़ले, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है और वहीं पे जाके हम उस टॉपिक को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स-रेज़ को किसने, कब और कैसे डिस्कवर किया। तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तो हम हेडिंग देंगे एक्स-रेज़, एक्स-रेज़। एक्स-रेज़ को एक फेमस साइंटिस्ट विलियम रॉन्टजन, इसने डिस्कवर किया 1895 के अंदर। अब ये कोई डिस्कवरी इस तरह की नहीं थी, प्री प्लान नहीं थी। असल में उस टाइम डिस्कवरी चल रही थी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर। कैथोड रेज, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके ऊपर जो है ना क्या चल रही थी, उनकी रिसर्च चल रही थी। तो वो उसी के ऊपर ही, उसी की डिस्चार्ज ट्यूब, हमने जो कैथोड रेज में देखा था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, शीशे की बनी होती है, उसमें एनोड होता है, उसमें कैथोड होता है, उसको हम बैटरी से क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये उसी तरह की एक ट्यूब लेके बैठा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अचानक से उसने देखा कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशंस हैं जो क्या हो रही हैं, वहां से इमिट हो रही हैं। अब वो स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशंस जो थी, वो एक न्यू टाइप की रेडिएशन थी, मतलब जिनका कैथोड कैनाल रेज के साथ कोई जो है ना दूर दराज का कोई ताल्लुक नहीं था। तो उसने फिर जो है ना इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की कि ये जो है ना किस तरह से प्रोड्यूस हुई, कैसे आई। तो उसको हम देखेंगे। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसने डिफरेंट अपरेटस यूज किया रेदर देन द कैथोड रेज, मतलब जो कैथोड रेज में अपरेटस यूज हो रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया। तो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि एक्स रेज होती क्या है, हम इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। एक्स रेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट हैव मोर एनर्जी देन यूवी विजिबल बट लेस देन gamma radiations are called एक्स-रेज। उनको हम एक्स-रेज का जो है ना नाम देते थे कि जिनकी जो एनर्जी थी वो यूवी विजिबल से तो ज्यादा थी, बट गैमा रेज से क्या थी, उनकी एनर्जी कम थी। तो उसको हमने इस तरह से जो है ना डिफाइन किया। फिर हमने देखा कि रॉन्टजन ने क्या अपरेटस उस टाइम जो है ना सेट किया हुआ था और उसने एक्स-रेज को डिस्कवर कर लिया। दो चीजें बेसिक थी उसके अंदर। एक तो ये था कि उसने जो एनोड यूज किया हुआ था वो किसी हैवी मेटल या ट्रांजिशन मेटल का था। ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रोड था। मतलब ट्रांजिशन मेटल में मैं मोलिब्डेनम की एग्जांपल दूं, प्लैटिनम की एग्जांपल दूं, प्लाडियम की एग्जांपल दूं, ईटीसी वगैरह वगैरह, आप इनमें से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। तो वो किसी एक को जो है ना उस टाइम क्या कर रहा था, एज अ एनोड मटेरियल यूज कर रहा था। तो एनोड के तौर पर उसने हैवी मेटल को या ट्रांजिशन मेटल को यूज किया। और उसमें जो आपका दूसरा मेन चीज थी दूसरी, वो थी बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी यूज की। हाई वोल्टेज उसने बैटरी यूज की जिसकी जो वोल्टेज थी वो राउंड अबाउट, जिसकी जो वोल्टेज थी वो राउंड अबाउट 30 से लेकर 50,000 वोल्ट तक थी। 30 के से लेकर 50 के वोल्ट तक उसकी जो है ना रेंज थी उस बैटरी की, इतना वोल्टेज वो प्रोवाइड करती थी।
तो अब ये दो मेन चीजें थी जो वो उसमें इस्तेमाल कर रहा था, और उसने फिर अचानक देखा कि क्या हुई, स्पेसिफिक टाइप के रेडिएशंस यूज हुई। नीचे आपको डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है कि ये वो ट्यूब है जो रोन्टिजन इस्तेमाल कर रहा था, वही ट्यूब है जो किसमें यूज हुई, कैथोड की डिस्कवरी में यूज हुई, वही ट्यूब है जो कैनाल रेज की डिस्कवरी में यूज हुई, वही वाली है। तो इसने भी वही यूज की हुई थी। इसके अंदर ये जो पाइप लगा हुआ है ऊपर, ये पाइप था जी गैस इनलेट, इसको हम बोलते हैं। तो यहां से वो गैस को जो है ना एंटर करवाता था, और इसने इस ट्यूब के अंदर गैस को लो प्रेशर के ऊपर फिल कराया। गैस का जो प्रेशर रखा उसने इसके अंदर 0.01 एटीएम तक रखा, इतना प्रेशर, क्योंकि हमें पता है हमारे जो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, तो उससे बहुत कम जो है ना उसने प्रेशर रखा। और कैथोड रेज की डिस्कवरी में तो और भी कम प्रेशर रखा गया था, वो था मेरे ख्याल में 0.0004 था या 0001 था, या आप इसको अगर दूसरे मिनट में कहें तो 1 मल्टीप्लाई -4 एटीएम का उसने क्या रखा हुआ था, प्रेशर रखा हुआ था। तो इसका उसने लो प्रेशर रखा। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये आपके पास वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, अंदर का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, गैस के प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं। अभी नीचे जो है, अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास एक बैटरी होती है जो हम हाई वोल्टेज के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसने हाई वोल्टेज वाली बैटरी यूज की हुई थी। उसने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, और इस वाले इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो आपके इस साइड पे नजर आ रहा है, ये मेटल का बना हुआ था, जो हम ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं। ये किसी ना किसी ट्रांजिशन मेटल या हेवी मेटल का बना हुआ, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। वो कोई भी हो सकता है, प्लाटिनियम हो सकता है, प्लेडियम हो सकता है, ठीक है, और मोलिब्डेनियम भी हो सकता है। तो इस केस में हमने फॉर एग्जांपल, क्योंकि आगे हमें इसकी जो है ना डिस्कशन के ऊपर जरूरत पड़ेगी, मैं कहता हूं कि हम मोलिब्डेनियम से बना हुआ है जो हम यूज कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 55। तो ये हम आगे इसको देखते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को जैसे ही हमने इसके साथ कनेक्ट किया, अब बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस साइड पे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अभी आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और जाके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएंगे, फिल अप होना शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, जिसकी वजह से पूरे इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको क्या नजर आएगा, नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को नाम देते होते हैं कैथोड का। ये कैथोड हो गया। और जो एनोड है मोलिब्डेनियम का बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो मोलिब्डेनियम के जाहिर है मेटल के एटम होंगे, ये मोलिब्डेनियम मेटल के एटम्स हैं। तो अब क्या होगा, इसको हमने बैटरी के इस वाले पार्ट के साथ या टर्मिनल के साथ जोड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से अब ये क्या करेगा, इन एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इनके पास, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और इस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे इस इलेक्ट्रोड से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और क्या होगा, 1 बाय 1 जैसे जैसे हर एटम मोलिब्डेनियम का इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाएगा, और वो क्या बनता चला जाएगा, पॉजिटिव आयन में या केटायन में कन्वर्ट होकर चले जाएगा। एक टाइम आएगा इलेक्ट्रोड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे मोलिब्डेनियम के एनोड के, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, हम उसको नाम देते होते हैं एनोड का। तो ये एनोड बन गया। अब क्या हुआ, अभी हमने बैटरी को ऑफ रखा हुआ है, उसका स्विच ऑन नहीं किया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, बैटरी के स्विच को ऑन करेंगे। ये सब काम वैसे ही होगा जैसे विलियम क्रॉक्स ने किया था कि बैटरी का स्विच ऑन करते ही उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देखा कि एनोड वाली साइड पर डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ग्लास की बनी हुई थी, इस साइड पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। इसने देखा कि ये इस चीज की निशानी है कि कुछ रेडिएशन कैथोड से एनोड की तरफ गई। अब यहां पर भी वही काम होने वाला है, जैसे हमने बैटरी के स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, कुछ रेडिएशंस ट्रेवल करेंगी कैथोड से एनोड की तरफ और जाके स्ट्राइक करेंगी एनोड के ऊपर, मोलिब्डेनियम के इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर, तो उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगी। अब ये जो कैथोड रेज जा रही है, ये फास्ट मूविंग होती है, ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जा रही होती है। क्यों, उसकी रीजन ये है कि जो हमने बैटरी यूज की हुई है उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्यादा रहेगा।
दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अपोजिटली चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा जिसकी वजह से आपकी जो कैथोड रेज होगी उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेरी फास्ट हो जाएगी। तो वो वेरी फास्टली क्या करेंगी, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी। तो जब वो जाएंगी आगे सामने पड़े हुए एनोड के ऊपर वो स्ट्राइक करेंगी। स्ट्राइक करने के बाद हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब वो सामने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं तो वहां जाकर वो उस ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर राइज कर देती हैं। तो रोंटगे ने देखा कुछ देर के बाद जैसे ही ये टकराती हैं, कुछ देर के बाद कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन निकलती हैं जो कि उसने एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसने ऑब्जर्व की। ये फोटोग्राफिक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसने देखा कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की हाई एनर्जी वाली रेडिएशन उसको क्या हो रही हैं, रिसीव हो रही हैं, जो कि एनोड से क्या हो रही हैं, इमिट होती हैं। कब, जब एनोड के ऊपर फास्टली मूविंग कैथोड रेज जाके क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। उसके बाद एनोड का टेंपरेचर राइज होता है और उसके बाद क्या हुआ, एनोड में से कुछ हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस निकली और वो जाके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसको रिसीव हुई। अब वो हैरान था कि इनकी रेडिएशंस की जो एनर्जी है, एक तो ये कैथोड रेज से कहीं ज्यादा है, दूसरा इनका जो बिहेवियर है या पेनिट्रेशन पावर है वो भी इन तमाम कैथोड रेज, कैनाल रेज और इन सबसे ज्यादा है। तो इस न्यू बिहेवियर वाली रेडिएशन जब उसको मिली तो उसने कहा कि इसको फर्दर देखना चाहिए, क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये जो है ना हमारे पास क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो अब हम जाएंगे इसके मैकेनिज्म की तरफ कि क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, कि पहले जो है ना रिसर्च रुकी हुई थी कैथोड रेज के ऊपर, तो अब कहां चली गई, एक्स रेज के ऊपर। हालांकि एक्स रेज का अभी उन्होंने उसको नाम नहीं दिया, अभी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसने ये देखा कि अच्छा कुछ रेज है जिनका जो बिहेवियर है वो हमारे लिए एक न्यू टाइप का बिहेवियर है, उनको अभी वो आगे जो है ना जाके बताएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर केमिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, क्या मैकेनिज्म है, तो देखने जा रहे हैं जी। तो हम क्या करेंगे, मैं अब इन तमाम एटम्स में से मोलिब्डेनम के एक एटम को जूम करूंगा। मैं जब जूम करता हूं, मैं फॉर एग्जांपल इस वाले एटम को जूम करने जा रहा हूं। मैंने इस एटम को जूम किया तो मेरे पास ये एटम बना, ये उसका न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये उसका फर्स्ट शेल, ये उसका सेकंड शेल, ये उसका थर्ड शेल और ये रहेगा इसका जी फोर्थ शेल। फॉर एग्जांपल हम उसके 4 शेल तक बात करते हैं, 5वां शेल भी हो सकता है, छठा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 4 शेल तक, पहला शेल हम जानते हैं के होता है, दूसरा शेल हम जानते हैं एल होता है, तीसरा हम जानते हैं एम होता है और चौथा हम जानते हैं एन होता है। ये 4 शेल है। अब फॉर एग्जांपल के भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये के इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इनको रेड से इंडिकेट करता हूं तमाम इलेक्ट्रॉन्स को। ये के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पेयर की फॉर्म में होंगे। अच्छा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे एल में, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे एम में, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे एन में। सपोज करें मैंने बस एक डॉट के थ्रू ही क्या कर दिया, उनको इंडिकेट कर दिया कि हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही हमने देखा कैथोड से फास्टली मूविंग कैथोड रेज जाती हैं, वो इन तमाम एटम्स के साथ टकराती हैं। तमाम एटम्स के साथ टकराने की वजह से अब उसमें क्या होता है, अब फास्ट मूविंग ये कैथोड रेज है, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, बहुत ज्यादा तेजी से मूव करके आ रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा तेजी से मूव करके इसको स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। अब ये मोलिब्डेनम के एटम के अंदर क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और उस एटम के अंदर जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उनके साथ वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और वो किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन को वहां से नॉक आउट कर देंगे। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हम इधर से ऑब्जेक्ट फेंकें उसके ऊपर स्पीड के साथ, तो वो उसको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उसको भी क्या कर दे, मूव कराने लग जाए और आगे ले जाए उसको। तो यही मैकेनिज्म इसके अंदर होता है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब जाके टकराते हैं अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है इन इलेक्ट्रॉन्स कैथोड वालों से और जो मोलिब्डेनम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर, तो जिसकी वजह से वो हाई एनर्जी के साथ क्या हो जाते हैं, अपने एटम के वैलेंस शेल को लीव कर जाते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉकआउट मैकेनिज्म। तो इसको नॉक करेंगे, नॉकआउट मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसके साथ उसी वेव के साथ, वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम थी वो इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले गई। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को ले गई तो आपके पास यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी के शेल के अंदर, क्योंकि के शेल फुल होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी को अगर देखा जाए, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कहता है कि लो एनर्जी वाला शेल फिल होना चाहिए, उसके बाद आपका हाई एनर्जी फील्ड हो, उसके बाद क्या हो, उससे हाई एनर्जी वाला फील्ड हो। अब यहां सिचुएशन ये है, यहां जो सिचुएशन हुई आफ्टर स्ट्राइकिंग या आफ्टर नॉक आउट मैकेनिज्म, आपका के शेल अभी फिल नहीं हुआ,
इस सिचुएशन को देखा जाए तो के शेल क्या पड़ा है, वेकेंट पड़ा हुआ है, पार्शली वेकेंट हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एल शेल कंप्लीटली फिल पड़ा है फॉर एम शेल, उसमें भी इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो ये ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल कहता है कि आपका एटम इस तरह से कभी भी स्टेबल नहीं होगा अगर आपका लो एनर्जी वाला शेल क्या है, वेकेंट है। तो इसमें सिचुएशन यही क्रिएट हो गई कि के शेल वेकेंट है, एल फील्ड है, एम फील्ड है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक स्टेबिलिटी को मेक श्योर करने के लिए, गेन करने के लिए इन अपर शेल्स के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो नीचे मूव करेंगे और जो वैकेंसी पड़ी हुई है के शेल के अंदर उसको फिलअप कर देंगे, ताकि एटम जो है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसके अंदर किसी टाइप का जो है बिगाड़ प्रोड्यूस ना हो। अब मैं कहता हूं के शेल का इलेक्ट्रॉन जा सकता है इसमें। के शेल का जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये सपोज आपको वैल्यू दे रहा हूं कि के शेल के अंदर रहने के लिए 10 जॉल एनर्जी चाहिए, एल शेल के अंदर रहने के लिए 15 जॉल एनर्जी चाहिए, एम शेल के अंदर रहने के लिए आपको जो है ना फॉर एग्जांपल 20 जॉल एनर्जी चाहिए, और इसी तरह से एन शेल के अंदर रहने के लिए आपको 25 जॉल चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये इन वैल्यूज को आप याद रखेंगे तो ये आपको जो अभी कॉन्सेप्ट है ये रेडी हो जाएगा। अब 10 जॉल वाले एनर्जी के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 15 जॉल वाले में से, 20 वाले में से, 25 वाले में से। अब इस शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आएगा, आके एडजस्ट होगा, जिसकी अपनी एनर्जी कितनी होगी, 10 जॉल होगी। अब इलेक्ट्रॉन ने आना है उस शेल से जिसकी एनर्जी क्या है, 15 जॉल, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 15 जॉल है। तो ये 15 जॉल के साथ जाकर के शेल के अंदर एडजस्ट नहीं होगा, ये तब जाके एडजस्ट होगा जब ये अपनी एनर्जी कितनी कर लेगा, 10 जॉल कर लेगा। तो इट मींस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको रिमूव करनी पड़ेगी। अब इसी तरह से अगर एम शेल का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको भी अपनी 10 जॉल एनर्जी बनाकर ही वो जाके कहां जा सकता है, के शेल के अंदर। तो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके एन शेल के इलेक्ट्रॉन को भी करना पड़ेगा अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फुलफिल करने जाता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एल शेल के इलेक्ट्रॉन को। अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फुलफिल करता है तो उसने 5 जॉल एनर्जी क्या करनी है, रिलीज करनी है। तो ये यहां पर जब एल शेल को लीव करेगा तो लीव करते दौरान जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी और उसी एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, एक्सरे बोलेंगे, वही एक्सरे होगी। अब आपका अगर जरूरी नहीं है एल शेल का इलेक्ट्रॉन, एम शेल का इलेक्ट्रॉन जा सकता है। एम शेल का इलेक्ट्रॉन जब जाएगा इस वैकेंसी को फिल करने के लिए तो वो एल शेल के इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों, एल शेल ने कितनी एनर्जी रिलीज की, 10 जॉल बनाने के लिए 5 जॉल उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ी। अब जो एम शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल 20 जॉल है। अब उसने जाना है के अंदर तो उसने अपनी 10 रखनी है ताकि वो के शेल के अंदर क्या रहे, सस्टेन रहे, वहां पर वो स्टेबिलिटी फील करे, और जो एक्स्ट्रा 10 जॉल होगी वो उसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। अब एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने 5 जॉल एनर्जी रिलीज की और एम शेल के इलेक्ट्रॉन को 10 जॉल एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी जो एक्सरे होगी वो ज्यादा एनर्जी वाली होगी, उसके अंदर जो वेव नंबर होगा या फ्रीक्वेंसी होगी उसके वेव की या रेडिएशन की वो बहुत ज्यादा होगी, इंटेंसिव रेडिएशन रिलीज करेगा। तो इसमें जो रेडिएशन होगी एक्सरे की उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और इसी तरह से आपका जो एन शेल का इलेक्ट्रॉन है अगर ये जाता है तो ये उन दोनों से क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और फिर जाके वो क्या होगा, के अंदर एडजस्ट होगा। तो इस मैकेनिज्म में इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन भी जाके के शेल की वैकेंसी को फुलफिल करेगा। इस दौरान, इस वैकेंसी को फुलफिल करने के दौरान जो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देगा, हम उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को ही, रिलीज होने वाली एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, एक्सरे बोलते हैं। अब दूसरी चीज ये नहीं है जरूरी कि जो हमने कैथोड रेज भेजी है, ये फास्ट मूविंग कैथोड रेज मोलिब्डेनम के एटम के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि जाके सिर्फ के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालेगी और के शेल के अंदर ही वैकेंसी क्रिएट होगी, नहीं। इसके रास्ते में जब ये एटम में को पेनिट्रेट कर रही होगी, जब ये एटम को पेनिट्रेट कर रही होगी, इसके रास्ते में जिस शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये उसी शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, नॉकआउट कर देगी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं के शेल के नजर नहीं है, उसके रास्ते में नहीं है, किसके आगे, एल शेल के इलेक्ट्रॉन रास्ते में आ गए। तो जब एल शेल के इलेक्ट्रॉन रास्ते में आएंगे तो एल शेल में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। अब वैकेंसी क्या कहां प्रोड्यूस होगी, एल शेल के अंदर। तो अब एल शेल के अंदर वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल शेल से ऊपर वाले हाई एनर्जी वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन आएंगे, एनर्जी रिलीज करते हुए उसकी वैकेंसी को फुल करेंगे। तो उस दौरान फॉर एग्जांपल एल के अंदर एम के इलेक्ट्रॉन आते हैं या एन के आते हैं, एम का आएगा वो भी एनर्जी रिलीज करेगा, उसको एक्सरे बोलेंगे। एम का आएगा तो वो भी एन का इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो भी क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करता हुआ वो आके एन शेल के अंदर, एल शेल के अंदर वैकेंसी को फुलफिल करेगा और एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये एक्सरे प्रोडक्शन मैकेनिज्म।
तो इसके अंदर एल के अंदर वैकेंसी प्रोड्यूस हो सकती है, एम के अंदर हो सकती है, तो एम के अंदर वैकेंसी प्रोड्यूस होगी तो NO2 इनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हुए आएंगे, एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे, वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म एक्स्ट्रा जो एक्सरेज है इनको प्रोड्यूस करने का क्या होता है, मौजब बनता है, जिसकी वजह से एक्सरेज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। अब यहां तक हमने एक्सरेज के अंदर क्या केमिस्ट्री होती है वो देख ली, कैसे प्रोड्यूस होती है। आगे हम इनको क्लासिफाई करेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है। वो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि क्लासिफिकेशन इनकी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एक्सरे, कि एक्सरेज के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही होती है उनमें डिफरेंट एनर्जी वाली एक्सरेज होती है। तो उस बेस पे तो हम देखेंगे कि किस सेल में से जो एक्सरे निकल रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है कम है, उस बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। तो आगे जो हमारा टॉपिक चलेगा वो इसमें क्लासिफिकेशन का चलेगा। चलिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से पहले एक मेन पॉइंट मैं आपको बताता चलूं। हमने ये क्यों कहा कि जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी तो तब मैंने कहा इतना हाई वोल्टेज वाली बैटरी उन्होंने यूज नहीं की। जब कैनॉल रेज प्रोड्यूस हुई उतनी हाई वोल्टेज वाली बैटरी प्रोड्यूस नहीं हुई। यहां मैंने क्यों फोकस किया आपको हाई वोल्टेज वाली बैटरी यूज करेंगे, उसका बेनिफिट देखिए ये है, जितना वोल्टेज ज्यादा होगा, वो पहले भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि उतना ज्यादा यहां से एक्स रेज निकलेंगे। वो कैसे निकलेगी, अभी मैकेनिज्म देखा। जितना ज्यादा आपके पास वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इनकी स्पीड होगी, स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो एटम के अंदर उतना ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे। एक तो एक एटम के अंदर ज्यादा पेनिट्रेशन हो जाएगी। दूसरा दूसरा ये कि इस इलेक्ट्रोड के फेसेट के ऊपर, इस फेसेट के ऊपर मतलब जो स्टार्ट में एटम्स आएंगे उनके अंदर तो ये जाएंगे ही जाएंगे। हम इस चीज को मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो एंड पे एटम पड़े हुए हैं मोलिब्डेनियम के या एनोड के, ठीक है, एंड वाले एटम्स के अंदर भी ये पेनिट्रेट करके जाए और वहां से भी क्या कराएंगे, एक्स रेज को प्रोड्यूस करवाएं। तो इसलिए हम हाई वोल्टेज वाली बैटरी को यूज करते हैं ताकि इनकी पेनिट्रेशन पावर एनोड के अंदर बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा एटम्स के अंदर क्या करें, एक्साइटेशन डिएक्साइटेशन का फिनोमिना करें और वहां से वो क्या करें, एनर्जी को या एक्स रेज को क्या करवाएं, वहां से रिलीज करवाएं। तो ये रीजन थी हाई वोल्टेज वाली बैटरी को यूज करने की।